ये देखिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। आज के हमारे लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? साइंटिफिक मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या सीखेंगे? साइंटिफिक मेथड क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे साइंटिफिक मेथड होता क्या है। पहले हम ये देखेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है, फिर हम आपको ये बताएंगे साइंटिफिक मेथड को हम क्यों पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से हमें फायदे मिलते हैं। ठीक है जी। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? इट इज द स्पेसिफिक मेथड यूज्ड फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ। असल में इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज की सच्चाई मालूम करने के लिए कि आया जो हम चीज देख रहे हैं वो सच में वैसी है या नहीं है। और जो चीजें भी हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो भी हम अपने सराउंडिंग में देख रहे होते हैं, जो नेचुरल फिनोमेनाज हो रहे हैं, नेचुरली अकरिंग जो भी आपके पास फिनोमेनाज आप देखते हैं अपनी नेकेड आई से, उन सबको आप साइंटिफिकली मेजर करते हैं। ठीक है। हमारे सेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सब फिनोमिनास को क्या कर रहे होते हैं, एलाबोरेट कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ठीक है जी। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ये एक मेथड है जो कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास फिजिसिस्ट, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ठीक है, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज़ वेरीफाई करनी होती है, उनको कोई ना कोई चीज़ के बारे में सर्च करना होता है। ठीक है। कोई भी काम अगर हम सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी काम को हम मालूम कर रहे होते हैं कि आया वो काम सही है या गलत है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड जो कि टूल का काम करता है। साइंटिफिक मेथड असल में क्या है? टूल है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड इज आल्सो अ टूल फॉर अ साइंटिस्ट टू मेजर दी नेचुरल फिनोमिनास। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। साइंटिफिक मेथड के हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। और वो स्टेप्स कितने हैं? 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 थ्योरी, नंबर 5 प्रिडिक्शन एंड नंबर 6 लॉ। ठीक है। साइंटिफिक मेथड के हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। ठीक है। साइंटिफिक मेथड के हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। जी जी। साइंटिफिक मेथड के अंदर हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनसे 6 स्टेप्स को हम सही तरीके से वेरीफाई करते हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं, फिर जाके हमें कोई ना कोई नताइज हासिल होता है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड वो मेथड है जो कि हमें किसी भी नेचुरल फिनोमेना के पीछे जो राज है उनको फाश करने में मदद देता है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा टूल है जो कि हमें फिजिकल फिनोमेनास या नेचुरल फिनोमेनास जो हैं उनके राज फाश करने के अंदर में मदद देता है। ठीक है जी। अब इसके आपके पास 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 थ्योरी, नंबर 5 प्रिडिक्शन एंड नंबर 6 लॉ। ठीक है जी। अब नंबर 1 पे आते हैं, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब ऑब्जर्वेशन में हम क्या देख रहे होते हैं? स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट नेचुरल प्रोसेसेस इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि साइंटिफिक मेथड जो कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें बताता है कि वो फिनोमिनास कैसे हो रहा है, और वो फिनोमिनास के पीछे कौन कौन से राज हैं, ठीक है, और कौन कौन सी वजूहत पे वो फिनोमिनास असल में हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले पहले हम किसी भी फिनोमिना को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू हम किसी भी फिनोमिना को पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आपके सेंसेस भी इसमें पढ़ने में एक्टिव हैं। कौन कौन से सेंसेस आपके एक्टिव हैं? आपके वैसे तो नॉर्मली 2 से 3 सेंसेस एक्टिव हैं। एक सेंस आपका एक्टिव है विजन का, जो आप देख रहे हो, ठीक है। दूसरा है आपका पास हियरिंग का, कि आप सुन रहे हो। ठीक है। आपके 2 सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है। एक है आपके पास हियरिंग का, दूसरा है आपके पास विजन का। ठीक है। तो ये 2 सेंसेस मिलके आपको क्या कर रहे हैं? लर्निंग के अंदर मदद दे रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके जरिए आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होता है साइंटिफिक मेथड का? ऑब्जर्वेशन। कि पहले हम नेचुरल फिनोमिनास को, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को
साइंटिफिक प्रॉब्लम से मुराद है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा आपके पास फिनोमेना जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो या जिसको आप जानने या समझने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले आप उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करोगे कि असल में फिनोमेना हो रहा है कैसे। ठीक है, अपने सेंसेस के थ्रू पहले आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है जी, पहले आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद आप क्या दोगे, कोई ना कोई अपनी हाइपोथेसिस दोगे। उसके बाद पहले आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि हो क्या रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, अपना एक गैस करोगे, हाइपोथेसिस दोगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? अ हाइपोथेसिस इज एन इंटेलिजेंट गेस ऑफ अ साइंटिस्ट इन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक गैस करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, हम भी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के बिना पे कि असल में ये फिनोमेना इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारे नताइज होते हैं उनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, और हाइपोथेसिस सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद जब हम हाइपोथेसिस कर देते हैं, हम नताइज बना लेते हैं अपने जहन के अंदर कि जी ये चीज ऐसे हो रही होगी। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये देखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि आया हमारा हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारा हाइपोथेसिस सही यस है या नहीं है, ये हम कैसे मालूम करते हैं? एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई भी चीज आपने देख सुना होगा कि आपके पास कोई भी बर्तन है, ठीक है, उसमें पानी है। अब आपको किसी ने बताया कि अगर कोई भी चीज ठंडी होगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज ठंडी होगी, कोल्ड होगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। आपको ये किसी ने बताया है। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन तो आपके पास है, ठीक है, कि अगर कोई भी चीज ठंडी होगी तो वो आपके पास क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो जैसे कि आपके पास वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वाटर आपका आइस बन रहा होता है या आइस होता है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, और जब वो वाटर आपका आइस में से मेल्ट होके पानी बन जाता है उस वक्त भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। उसके बाद जब आप उसको बॉयल कर रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब आप उसको गर्म कर रहे होते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वाटर गर्म होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक एप्रो पीरियड जो वाटर गर्म होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक एप्रो पीरियड जो वाटर आपका आइस की फॉर्म में बनता है वो बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो आपने ये सुना कि वाटर गर्म होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और वाटर फ्रीज होता है, बर्फ बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये सब आपके पास क्या है? ऑब्जर्वेशन में आपके दिमाग में ये नॉलेज पहले से है। क्योंकि जो भी हमारे दिमाग में पहले से नॉलेज होती है, प्रायर नॉलेज, उसकी बिना पे ही हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज ऑब्जर्व हर इंसान नहीं कर सकता। ऑब्जर्वेशन भी उसकी अच्छी होती है जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, तो नॉलेज का होना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा अथेंटिक होगी। अगर जिसके पास नॉलेज कम होगी तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी अथेंटिक नहीं होगी। और जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो उसका मतलब उसके पास नॉलेज होगी। ठीक है, जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी तो ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी। जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो उसका हाइपोथेसिस भी अच्छा होगा, और जिसका हाइपोथेसिस अच्छा होगा तो वो एक्सपेरिमेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएगा। और जब वो एक्सपेरिमेंट सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर जाएगा, फिर उसके बाद जो उसको नताइज मिलेंगे वो तकरीबन 100% तो नहीं होंगे, क्योंकि 100% तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि अप्रोक्सीमेटली वो अपने नताइज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आपको बताया गया कि बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आपके नजदीक बर्फ को रखी जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड असल में है या नहीं है? ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन तो आपकी अच्छी है क्योंकि आपके पास नॉलेज है कि बर्फ होती है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, टिल बर्फ आपकी पिघल ना जाए, जब तक कि पूरी बर्फ आपकी पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये बताया गया है पहले से ही कि बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या करेंगे? आप हाइपोथेसिस लगाएंगे कि क्या इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होता है या नहीं होता। तो फिर आप क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? आप लेंगे एक थर्मामीटर, वो आप उस बर्फ के ऊपर लगाएंगे। बर्फ पे लगाने के बाद आप देखेंगे उसका टेम्परेचर वो शो कर रहा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी।
थोड़ा आपका नीचे वाटर होगा, ऊपर बर्फ होगी। अब ऊपर बर्फ क्यों होती है, नीचे ही पानी क्यों होता है, इसके जवाब भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, तो नीचे नीचे होगा पानी और ऊपर आपकी बर्फ, उसके ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होगी। जब ये पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और सारा का सारा पानी आपको मिलेगा, तब हम उसका टेम्परेचर मालूम करेंगे। तो उस वक्त जो उसका टेम्परेचर होगा वो भी आपके पास क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आपकी बर्फ पूरी पिघल जाएगी, पूरा पानी बन जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको बातें कहाँ से पता चली, ये सब बातें हमें पता चली है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, हमें ऑब्जर्वेशन थी, हमें नॉलेज थी कि बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आ रही है, आपका माइक इशू हो रहा है। जी जी, कोई इशू नहीं, आप कोशिश करें, हो जाएगा। थैंक यू। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये नॉलेज पहले से थी कि बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपने हाइपोथेसिस किया कि क्या इसका टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं होता है वक्त के साथ, फिर आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया। जब आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो आपने अपने खुद नताइज निकाले। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया, फिर आपको ये खुद आपने नताइज निकाले कि ये बात सच है कि बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है जब तक कि पूरी पूरी बर्फ मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास जो आता है नंबर 4 पे जो स्टेप है, उसका नाम है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी इज द वेरीफाइड रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। थ्योरी कब बनती है, थ्योरी बनती है जब आपके पास एक ऑथेंटिक हाइपोथेसिस हो। ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर भी आपका सही साबित हो। ठीक है, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आपका वो एक्सपेरिमेंट, एक जगह पे आपने एक्सपेरिमेंट किया अपने घर पे, अगर वो एक्सपेरिमेंट आपका सही साबित हो गया है तो आप उसको कहेंगे थ्योरी। क्या कहेंगे उसको आप, थ्योरी। अगर वो ऑथेंटिक आपका एक्सपेरिमेंट था तो आप उसको कहेंगे थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद क्या है आपके पास, नंबर 5 पे स्टेप आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं। अभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसको हम थ्योरीज को थ्योरीज भी कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है तकरीबन वर्ड्स की। ठीक है, तो आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, उन थ्योरीज में आप देखेंगे कि कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कि पहले दी गई थी। ठीक है, पहले दी गई थी तो उनके अंदर क्या किया गया, साइंटिस्ट ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे करते हैं कि थ्योरीज आने के बाद वो प्रिडिक्शन लगाते हैं। ठीक है, पूरी थ्योरीज को पढ़ के उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म करके वो ये प्रिडिक्शन लगाते हैं कि आया इसके अंदर ये बात भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसने ये कहा कि पानी पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड कब तक रहता है। तो उसके बारे में एक और साइंटिस्ट ने ये थ्योरी जब पढ़ी तो उसने ये प्रिडिक्ट किया कि मैं देखूं कि आया इसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता। तो उसने अलग से अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अपनी मैथमेटिक्स को अप्लाई किया। ठीक है, अपनी मैथमेटिक्स को अप्लाई किया, एक अलग से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जो उन्होंने प्रिडिक्शन की थी उसके उन्होंने नताइज निकाले अपने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जो उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, वो अलग से एक एक्सपेरिमेंट किया अलग से। ठीक है, जो पहले एक्सपेरिमेंट बताया गया था, किसी भी आपके पास फिजिकल फिनोमेना के ऊपर कोई थ्योरी दी जाती है। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मैट्रिक के होंगे, माशाल्लाह। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी 9th में आए हैं। ठीक है, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होगी कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये थ्योरी। इनपे सारी बातें हम पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं जो कि मैट्रिक में स्टूडेंट्स आ गए हैं उनको ये पता होगा, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में, उसमें उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यस सर। जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, यस नील सर। मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब के सब उन्होंने एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वक्त में दिए थे। ठीक है, अब हुआ ये कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी। थ्योरी दे दी क्योंकि थ्योरी के अंदर जरूरी नहीं है कि आप, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6 के 6 जो आप देख रहे हैं स्टेप्स, ये 6 स्टेप्स होते हैं, आपकी बुक में यही 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है। कभी कभार क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं, फिर अपनी हाइपोथेसिस की बिना पे वो थ्योरी बना देते हैं। ठीक है,
फिर थ्योरी बनाने के बाद दूसरे साइंटिस्ट उस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, फिर वो जब वो दूसरे साइंटिस्ट उस थ्योरी के ऊपर काम करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो लॉ बनता है। ठीक है, अगर वो एक्सपेरिमेंट 100% परफॉर्म नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिक्स, तो वो आपका लॉ नहीं बनता, वो सिर्फ थ्योरी ही रह जाती है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसको हम थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 100% करेक्ट उस दौर में तो थी बकौल डाल्टन के, लेकिन आज के दौर के हिसाब से वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल उसके पास रिप्रेजेंटेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी और उसने कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए थे। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, थ्योरी जो होती है हमारे पास, उसके पीछे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि साइंटिस्ट को खुद को ही पता होता है कि हो सकता है कि ये सही हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन प्रिडिक्शन के बाद जब हम थ्योरी के ऊपर काम करते हैं और जब वो सारी बातें सही साबित हो जाती है मैथमेटिक्स के हवाले से भी, और हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके उसमें भी हमारे पास सब जब नतीजे सही मिल जाते हैं, तब वो आपका लॉ की शक्ल तैयार करता है, और लॉ आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, लॉ कभी भी आपके पास चेंज नहीं होते। जैसे कि एक लॉ है आपके पास, आपने ये भी केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा, आई थिंक फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसमें यस आपने सर पढ़ा पढ़ा। होगा, उसमें एक स्टेटमेंट की लाइन लिखी हुई होती है जो कि बहुत ही अथेंटिक और इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये आपके पास यूनिवर्सल लॉ कहलाता है। यूनिवर्सल लॉ कहते हैं इनको, हम फिजिकल लॉज भी कहते हैं। ठीक है, अभी यूनिवर्सल लॉ से मुराद क्या है? यूनिवर्सल लॉ से मुराद ये है कि ये कुदरत का कानून है। ये किसका कानून है? कुदरत का कानून है कि आप किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकते। मैटर neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आप मास को ना पैदा कर सकते हैं ना उसको आप फना कर सकते हैं, आप सिर्फ मास की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लॉ होता है वो बेसिकली आपके पास लॉ जब भी बनाया जाएगा या जो भी आप अपनी जिंदगी में लॉ को पढ़ेंगे, तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लॉ हमेशा आपके पास बहुत सारी कसौटियों पे उतर के आता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम किया जाता है। उस लॉ के पीछे आपके पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, मैथमेटिकली प्रूव्ड होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। और लॉ में ये भी कहा जाता है कि लॉ आपके पास हर सर्कमटेंसेस में उसकी जो नतीजे आते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। मतलब अगर सर्दी में हम उस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तभी उसके नतीजे इक्वल आएंगे, गर्मी में उसको अप्लाई कर रहे हैं तभी उसके नतीजे इक्वल आएंगे। या तो अगर कोई लॉ ऐसा है जिसमें पहले ही कुछ उसकी लिमिटेशंस बताई गई हैं, तो वो उन लिमिटेशंस के अंदर वो पूरा उतरेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने अभी आज आपको ये बताया है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड एक टूल है जिसके जरिए हम किसी भी फिजिकल फिनोमेना को या किसी भी फिनोमेना को स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करने के हमारे पास ये 6 स्टेप्स हैं: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रिडिक्शन एंड लॉ। ये जो मैंने 6 लिखे हैं ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो ये 6 की जगह कुछ साइंटिस्ट 5 का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे टेक्स्ट बुक में ये 6 नाम लिखे हुए हैं, इस वजह से हम इन 6 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन जो होती है वो क्या होती है कि नेचुरल फिनोमेना को हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्व करने के बाद हम ये नतीजे देते हैं कि ये इस वजह से हो रहा होगा। हम सिर्फ सपोज कर देते हैं कि ये इस वजह से हो रहा होगा, हम सिर्फ गैस करते हैं, ठीक है, इस वजह से हो रहा होगा। फिर हम जब उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रूफ होने के बाद वो थ्योरी बन जाता है, और जब थ्योरी के ऊपर जब हम काम करते हैं तो वो हमारा लॉ बन जाता है। और एक चीज जब लॉ बन जाती है तो फिर वो चेंज नहीं होती। थ्योरी में आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉ के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंप्लीमेंटेशन या चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉ के अंदर वो कोई इंप्लीमेंटेशन या चेंजिंग करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपका लॉ फिर वो लॉ नहीं रहा, वो थ्योरी था। सर अगर एक लॉ रेडी हो गया लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स को पढ़ता है और उसमें से एक मिस्टेक या कोई हमें एक पॉइंट गलत लगता है तो उसको अगर हमें रिमूव करना होगा तो पूरी थ्योरी को कैंसिल करना होगा। सुने मेरी बात सुने, मैंने आपको ये बताया कि लॉ के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश होती नहीं है कि वो गलत हो, पहले तो ये बात याद रखना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जिसकी अथेंटिक होगी वो हाइपोथेसिस भी अथेंटिक देगा, और जिसकी हाइपोथेसिस अथेंटिक होगी तो उसका एक्सपेरिमेंट भी वो अच्छे तरीके से ही प्रिपेयर करेगा, और जब एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा तो वो अपनी कोई ना कोई थ्योरी देगा। ठीक है कि जी ये चीज ऐसे होती है।
और जब वो थ्योरी दे देगा तो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थ्योरी के ऊपर प्रिडिक्शन करेंगे। लॉ के ऊपर कभी भी प्रिडिक्शन नहीं होती है, क्योंकि लॉ वेरीफाइड हुआ होता है। दोबारा मैं कह रहा हूं आपको कि लॉ के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होती है, क्योंकि लॉ आपके पास फाइनल एक स्टेज है, ठीक है। किसी भी फिजिकल फिनोमेना के ऊपर स्टडी करने का जो फाइनल स्टेज है वो लॉ है। उस लॉ के बाद वो चीज आप उसके अंदर कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किसी भी फिजिकल फिनोमेना के से रिलेटेड अगर किसी भी लॉ को अगर आपने चेंज करने की कोशिश की, तो उसका मतलब आपके पास जितने भी फिजिक्स के साइंस के लॉज है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके पास वायोलेट हो जाएंगे, उन सब में फिर चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी एक लॉ के बारे में बताया था कि 9th की केमिस्ट्री के अंदर एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये पढ़ते हैं कि ना ही हम मास को बना सकते हैं, ना ही हम मास को फना कर सकते हैं। हम सिर्फ मास को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जिस स्टूडेंट ने सवाल मुझसे पूछा है, मैं उनको एक और मिसाल दे रहा हूं, आप सभी सुन लीजिए कि जैसे कि आपके पास एक है ना, आपके पास क्या है, बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? पेपर्स। आप उन पेपर्स का वजन करेंगे तो उन पेपर्स का वजन होगा तकरीबन तकरीबन 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर आप उन पेपर्स को जला देते हैं, क्या कर देते हैं, उन पेपर्स को जला देते हैं, तो जलाने के बाद जो आपको जो एशिज मिलेंगी, जो राख मिलेगी, वो 1 किलोग्राम नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राम्स होगी। तो वो मास कहाँ गया आपका? वो मास सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो आपका मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, आपका मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपका मास 100% खत्म नहीं हो सकता। दोबारा मैं कह रहा हूं, मास को ना हम खत्म कर सकते हैं, ना हम उसको पैदा कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्या कह रहा है हमें? लॉ कह रहा है। तो लॉ कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। थ्योरी में हम यस सर। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्या कह रहे हैं? सर बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि नेचर ऑफ लाइट की, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हमारी मैट्रिक की बुक में इस साइंटिफिक मेथड में नेचर ऑफ लाइट के बारे में थ्योरी दी गई है। नेचर ऑफ लाइट के ऊपर नेचर ऑफ लाइट के ऊपर एग्जाम्पल दी गई है। कौन से पेज पे आप देख रहे हैं? पेज नंबर 3। जी नॉट अ पेज, इज अ फ्लिप। लास्ट बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है। न्यूटन मेड अ हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। हाँ, देखिए इसका मकसद ये है, सुने, इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले लाइट के ऊपर काम किया था न्यूटन साहब ने। किसने किया था? न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब उस दौर के बहुत बड़े फिलोसफर हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी फिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर। तो न्यूटन साहब ने ये कहा ऑब्जर्व करके, न्यूटन साहब ने पहले लाइट को ऑब्जर्व किया, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करके उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया। एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि आपकी जो लाइट है, वो आपकी लाइट जो है वो कंसिस्ट है पार्टिकल्स के ऊपर। किस पे कंसिस्ट है? पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट है। और उन पार्टिकल्स का उन्होंने नाम दे दिया कार्पस्कुल्स। क्या नाम दे दिया? कार्पस्कुल्स। ठीक है, और उसको उन्होंने थ्योरी बना दिया, और उस थ्योरी का नाम क्या था? न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ये किसने दे दी? न्यूटन ने थ्योरी दे दी। ठीक है, उसी दौर के एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, उसी दौर के एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक थ्योरी दी लाइट के ऊपर, और उन्होंने कहा कि आपकी लाइट जो है वो बिहेव करती है एक वेव की तरह। किस तरीके से बिहेव करती है? वेव की तरह। अब एक साइंटिस्ट कह रहा है कि लाइट बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, एक साइंटिस्ट कह रहा है कि लाइट बिहेव करती है वेव की तरह। अब दोनों साइंटिस्ट में क्या हो रहा था? क्लेश हो रहा था। तो कुछ अरसे बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट किए गए, दूसरे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद ये नतीजे निकले कि किसी जो लाइट के बारे में पार्टिकल कह रहे थे न्यूटन साहब, वो भी अपनी जगह दुरुस्त थे। और जो आपके पास एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइजन, हाइजन ने कहा था कि लाइट आपकी बिहेव करती है वेव की तरह, तो हाइजन ने कहा था वो भी सही था। ठीक है, तो ये दोनों सही तो थे, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगहों पे सही थे। आज के दौर के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे ये साबित हुआ है
कि लाइट आपके पास वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। वेव और पार्टिकल दोनों तरीके से बिहेव करती है, तो उसको हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। न्यूटन ने अपनी थ्योरी दे दी, हाइजन ने अपनी थ्योरी दे दी, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने थ्योरी दे दी। अभी भी लाइट के ऊपर काम चल रहा है, मतलब लाइट के ऊपर कोई अभी तक लॉ नहीं बना है, थ्योरीज बन रही है। और थ्योरीज मैंने आपको बताया है, थ्योरीज के अंदर आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, थ्योरीज को आप डिनाई कर सकते हैं, थ्योरी को आप गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन लॉ को आप गलत साबित नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको थ्योरी और लॉ में फर्क बता रहा हूँ, ठीक है? थ्योरी के अंदर आप इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, थ्योरी में आपके पास गलतियां होंगी, ठीक है, जब भी वो थ्योरी कहलाएगी, लेकिन जब वो लॉ बन जाएगा तो उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अब अगर कोई बात पूछनी तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें ऑब्जर्वेशन से लेके थ्योरी तक एक साइंटिस्ट करता है, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन और लॉ कोई दूसरा साइंटिस्ट करता है। ये एक ही हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। जी जी, यही कह रहे हैं हम यही कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और थ्योरी, ये कोई एक साइंटिस्ट काम करता है, फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, वो उसी थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, उसी थ्योरी के ऊपर दोबारा वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। जो थ्योरी पहले दी गई होती है उसी थ्योरी के ऊपर दोबारा वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोबारा वो हाइपोथेसिस देते हैं, फिर दोबारा वो अपनी थ्योरी देते हैं। अगर उनकी थ्योरी सही साबित हो जाती है 100%, और सारे जो पैरामीटर उस थ्योरी से रिलेटेड है उन सबको वो सही तरह साबित कर देती है, तो वो बन जाता है लॉ, ठीक है। लॉ के अंदर किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन थ्योरी के अंदर कोई ना कोई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते हैं। थ्योरी मतलब इनकम्प्लीट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, थ्योरी इनकम्प्लीट फॉर्म है, लॉ आपके पास कंप्लीट फॉर्म है किसी भी आपके पास चीज को बताने के लिए, ठीक है। सर लॉ प्रेडिक्शन का बताइएगा। सर लॉ वो होता है ना जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है। जी जी, वही तो हम कह रहे हैं सर आपको। प्रेडिक्शन मैं ये कह रहा हूँ, जो स्लाइड ओपन की हुई है आप देख सकते हैं, आपको सबको नजर आ रही होगी। ये जो स्लाइड में लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रेडिक्शन एंड लॉ, ये बातें भी सही हैं, ठीक है, ये बातें भी सही हैं और ये आपकी बुक में सही लिखा हुआ है, ये बातें भी सही है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो साइंटिफिक, वो क्या करते हैं, पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपना हाइपोथेसिस देते हैं, और उसी हाइपोथेसिस की बिना पे वो अपनी थ्योरी पेश कर देते हैं, ठीक है, फिर वो थ्योरी बन जाती है। फिर अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट उस थ्योरी के ऊपर काम करके एक्सपेरिमेंट करता है तो फिर वो लॉ बन जाता है, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलें। सर हमने जो 9 में केमिस्ट्री में पढ़ा था उसमें एक था, एक पॉइंट एक्स्ट्रा डिडक्शन, तो यहाँ पे डिडक्शन को हम फिट नहीं करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों साइंटिफिक मेथड डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन, मैंने आपको जब से टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने आपको एक बात कही है कि साइंटिफिक मेथड स्टेप्स है वो हर साइंटिस्ट के अपने अपने होते हैं, होते ही ये 6 ही है, तकरीबन 5 तो 100% सब साइंटिस्ट अप्लाई करते हैं जो मैंने लिखवाया है। अब कोई 6 अप्लाई करता है, कोई 7 अप्लाई करता है, ठीक है, कोई उन स्टेप्स के अंदर भी और स्टेप्स बना देता है, ठीक है, लेकिन ये 5 स्टेप जो होते हैं वो फंडामेंटल है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट और लॉ, ये तो हर आपके पास साइंटिफिक मेथड में पाए जाएंगे। अब उसमें डिडक्शन, प्रिडिक्शन, ये सब चीजें जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो मेन जो साइंटिफिक मेथड है उसको पढ़ने का मकसद जो है वो क्या है कि ये हमारे पास एक टूल है किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर सही तरह काम करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का सहारा लेते हैं। अब साइंटिफिक मेथड के 5 से 6 स्टेप्स होते हैं, पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस एंड प्रेयर नॉलेज, ठीक है, तो फिर उस नॉलेज की बिना पे हम हाइपोथेसिस देते हैं, उस हाइपोथेसिस की बिना पे हम थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। अब वो थ्योरी तो बन गई, अब उस थ्योरी को अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर प्रूव कर दें, हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक एस्पेक्ट से अगर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि थ्योरी वो सही है, तो फिर वो लॉ बन जाता है और लॉ आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। और अगर उसको हम 100% हर एक्सपेक्ट से प्रूव ना कर पाए तो वो थ्योरी रहेगी, वो लॉ कभी भी नहीं बनेगा।